वातावरण लगेगा, मगर आपके बगैर ये सब सुना तो है ही। मगर आज फिर भी हम अपने वीडियो में सुखी डाली एकांकी के बारे में कुछ आगे चर्चा करेंगे। सुखी डाली के बारे में बहुत सारी चर्चाएं की हमने, एकांकी के तत्वों के आधार पर समीक्षा की, सुखी डाली के उद्देश्य की बात की, प्रतीकों की बात की। अब जब संक्षिप्त प्रश्न के रूप में या चरित्र चित्र के रूप में कोई प्रश्न पूछा जाए तो आपको किन बातों को ध्यान में रखना है, उस पर हम चर्चा करेंगे। आज जो प्रश्न है वो है सुखी डाली एकांकी में जो दादा मुमताज है उनका चरित्र चित्र, यानी आपके पाठ्यक्रम में सुखी डाली एकांकी है तो परीक्षा में बड़े प्रश्न के रूप में पूछा जाए कि सुखी डाली एकांकी के प्रमुख पात्र दादा मूलराज का चरित्र चित्रण कीजिए, तो आपको किन किन मुद्दों को ध्यान में रखना है उस पर आज हम बात करेंगे। वैसे प्रमुख पात्र है और वो प्रमुख पात्र ऐसा है कि जिसके कारण हम प्रेरणा ले सकते हैं और लेखक ने अपने उद्देश्य की पूर्ति भी इसी पात्र के द्वारा कराई है। तो शुरू करते हैं दादा मूलराज का चरित्र चित्र। ठीक है, प्रश्न आपको पूछा गया कि सुखी डाली एकांकी के प्रमुख पात्र की चर्चा कीजिए और उसमें दादा मूलराज का चरित्र चित्रण कीजिए। केवल इतना पूछा गया कि दादा मूलराज का चरित्र चित्रण कीजिए। संक्षिप्त प्रश्न यानी टिप्पणी, टुकनोन, गुजराती में जो टुकनोन कही है, शॉर्ट नोट, उसमें ऐसा पूछा गया है दादा मूलराज, तो आपको उसके चरित्र चित्रण के बारे में लिखना है। तो प्रश्न के उत्तर में शुरुआत में आप लिखेंगे उपेंद्रनाथ अश्क के बारे में। सुखी डाली एकांकी की जो रचयिता है वो है उपेंद्रनाथ अश्क, वो तो आपको पता ही है। उपेंद्रनाथ अश्क के बारे में आपको थोड़ा लिखना है, उनके अलग अलग एकांकियों के बारे में, एकांकियों पर उनकी जो विशेषताएं है उनके बारे में 6-7 वाक्य लिखने के बाद आपको टाइटल देना है दादा मूलराज का चरित्र चित्रण। टाइटल देने के बाद आपको पहले एक वाक्य में ये बताना है कि दादा मूलराज सुखी डाली एकांकी का प्रमुख पात्र है। सुखी डाली एकांकी के प्रमुख पात्र होने के साथ साथ एकांकी में जो निहित समस्या है उसका समाधान भी वे प्रस्तुत करते हैं और फिर आपको उनके मुद्दों के आधार पर चरित्र चित्रण करना है। सबसे पहला मुद्दा संयुक्त परिवार के आधार रूपी वट वृक्ष का प्रतीक, यानी पूरा संयुक्त परिवार जो है उसके आधार रूप में वे वट वृक्ष के प्रतीक के रूप में है। जैसे वट वृक्ष का एक आधार होता है, उसी से पूरा वृक्ष खड़ा होता है, उसी प्रकार वो अपने परिवार का ऐसा आधार है कि जिसके कारण पूरा परिवार खड़ा हुआ है। उनकी सोच के कारण, उनकी जो एक नैतिकता है, उनका परिवार रखने का जो दृष्टिकोण है, उसके कारण पूरा परिवार एकजुट बना हुआ है। इसलिए यहाँ संयुक्त शब्द का प्रयोग किया है कि संयुक्त परिवार के आधार पर। वैसे हर परिवार में आधार पे कोई ना कोई व्यक्ति होता ही है। घर में पिता हो तो पिता होते हैं, दादा हो तो दादा होते हैं, मगर ये तो पूरा इतना बड़ा परिवार था तो वो पूरे परिवार के आधार पे वो वटवृक्ष के समान थे। और उसके बारे में आप जो है लिखते वक्त कह सकते हैं कि द्वितीय दृश्य में वे खुद अपने परिवार को वटवृक्ष की भांति करते हैं। वो जो बच्चों की घटना होती है, वो सुखी डाली को जो है उगाने की कोशिश कर रहे थे तब, तो आपको उस वक्त लिखना है कि दादा मूलराज खुद जो है पूरे परिवार को एक वटवृक्ष के भांति मानते थे और इसीलिए अपने वटवृक्ष के भांति परिवार में से कोई भी सदस्य यदि अलग हो वो उनको जो है रास नहीं आता था और इसीलिए वो स्नेह और प्रेम से पूरा वातावरण इस प्रकार से सर्जित करते थे जिससे पूरा परिवार जो है वो एकजुट बनकर रहे। दूसरा मुद्दा है दीर्घ दृष्टि वाले एवं धैर्य वाले। दीर्घ दृष्टि की हम बात करते हैं तो यहाँ ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि दीर्घ दृष्टि यानी कैसी दृष्टि। हम अपने बारे में यदि सोचते हैं या किसी के बारे में सोचते हैं तो वो व्यक्ति कैसा है वो हमें जो बात सुनने को मिली है, हम जो देखते हैं उसी के आधार पर अनुमान लगा देते हैं। ये हमारी एक विशेषता कहे या कमी कहे कि केवल हमारे देखने और सुनने के आधार पर हम उस व्यक्ति का पूरा अवलोकन कर देते हैं और पूरा उसका चरित्र जो है अपने मन में ठान लेते हैं। मगर दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति वो होते हैं कि जो केवल देखकर और सुनकर नहीं,
उसके साथ अनुभव करके और फिर ये सोच करके ये जो ऐसा व्यवहार कर रहा है तो उसके पीछे कौन से कारण होते हैं। हमारे परिवार में भी ऐसे कुछ सदस्य होते हैं तो वो एकदम परिवर्तित हो जाता है। यदि छोटे बच्चों की बात करें तो छोटा बच्चा जब बड़ा होता है, जवान होता है, जब लड़का हो या लड़की, तो उनके स्वभाव में, उनके व्यवहार में एकदम परिवर्तन आता है। तो जो माँ बाप कुछ होते हैं, जो दीर्घ दृष्टि वाले माँ बाप, वो समझ जाते हैं कि ये जो परिवर्तन है, चलो उम्र के हिसाब से तो परिवर्तन है, मगर कुछ ऐसी बात है कि जिससे ये घर से उठा रहता है या उठी रहती है, इस प्रकार से जो है व्यवहार करती है, और फिर वो उसको सुधारने की कोशिश करेंगे या उस व्यवहार के अनुरूप जो भी बात उनको समझ में आती है तो उसको वो सिखाएंगे या उसके प्रति प्रेममयी दृष्टि रखेंगे। तो दीर्घ दृष्टि वाले ये है, ऐसा नहीं है कि बुजुर्ग लोग ही दीर्घ दृष्टि वाले हो सकते हैं। कुछ लड़कियां या लड़के भी ऐसे होते हैं कि बहुत कम उम्र में उनमें ये दीर्घ दृष्टि होती है कि वो समझ जाते हैं कि मैडम है या सर है या जो भी है, उनका व्यवहार ऐसे इस प्रकार का आज क्यों है, आज जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा। अथवा तो हमारे मित्रता में जो भी व्यक्ति होते हैं तो वो एकदम परिवर्तित हो जाते हैं, तो उनके बारे में सोचते हैं। तो ऐसे दीर्घ दृष्टि वाले लोग कम उम्र में भी होते हैं, बड़ी उम्र में भी होते हैं, मगर कभी कभी क्या होता है कि बड़े उम्र वाले भी बहुत छोटी सोच के होते हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं है। दादा महाराज इतने दीर्घ दृष्टि वाले थे और उसके साथ साथ धैर्यवान थे। उनमें एक धीरज शक्ति, एक संयम शक्ति थी जो बुजुर्गों में सबसे बड़ी उल्लेखनीय होती है, महत्वपूर्ण होती है। जवान जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, उनमें बिल्कुल धीरज या संयम नहीं होता है। कुछ जवान होते हैं संयम वाले, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जिन जवानों और तरुणों में धैर्य शक्ति आ जाएगी तो उसी वक्त भारत देश आगे बढ़ जाएगा। तो जवानों में एक प्रकार का उत्साह होना चाहिए, मगर किसी के बारे में न सोचकर उसके बारे में प्रतिक्रिया तुरंत कर देना, वो जवानी का एक प्रकार का जोश होता है। ऐसा ही बड़े उम्र वाले यानी कि हमारे बुजुर्ग लोग भी कभी कभी ऐसा होते हैं, तुरंत एकदम से क्रोधित हो जाते हैं, तुरंत ही जो निर्णय ले लेते हैं, तुरंत ही किसी के बारे में बुरा सोच देते हैं और बुरा बोल देते हैं। मगर यहाँ दादा महाराज सबसे अलग थे। वे धैर्यवान के साथ साथ दीर्घ दृष्टि वाले थे, और धैर्यवान इसलिए थे कि कोई भी समस्या उनके सामने आती थी तो उनके बारे में सोचना और फिर उसका उपाय बताना, ये धैर्य शक्ति का पैगाम है। वरना कोई भी बुजुर्ग होता और यदि किसी के बारे में शिकायत मिल जाती है, जैसे बेला के बारे में, तो तुरंत गुस्सा होकर क्रोधित होकर उसका निराकरण करने की कोशिश कर देते हैं, मगर ऐसा नहीं है। यहाँ दादा महाराज एक धैर्य शक्ति का प्रतीक है, और इसी कारण उनका एक व्यक्तित्व उभर आता है हमारे सामने। जो व्यक्ति जितना संयम रखता है, जितना धैर्य रखता है, उसकी प्रतिभा इतनी ही मुखर आती है। तो इस प्रकार से दादा महाराज धैर्यवान थे और दीर्घ दृष्टि वाले थे। दादा महाराज के चरित्र चित्रण की तीसरी विशेषता है कि परिवारजनों के प्रति स्नेह और प्रेम भावना के साथ अंकुश रखने वाले। ये अंकुश शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी क्या होता है कि हम बच्चों के साथ या किसी के साथ स्नेह और प्रेममयी दृष्टि रखते हैं तो वो निरंकुश भी हो जाती है। ये परिवार में सबसे ज़्यादा ये बात बनती है, और उसमें भी माँ बाप में ज़्यादा। कभी कभी माँ बाप बोलते हैं ना कि मेरे बच्चे जो है मेरे हाथ से तो मैं उनको शाम को पढ़ाने के लिए बैठाती हूँ, मगर वो तो मेरे अंकुश में ही नहीं है, वो कभी मेरे साथ तो पढ़ते ही नहीं, इसलिए मुझे ट्यूशन में भेजना पड़ता है। अब अपने माता पिता के पास ना बैठने वाला बच्चा जो है ट्यूशन में बैठता है, वहाँ वो अंकुश ग्रहण कर लेता है। तो यदि बच्चा अपने माता पिता के अंकुश में नहीं है, प्रजा यदि किसी नेता के अंकुश में नहीं है, विद्यार्थी यदि आचार्य या अध्यापक के अंकुश में नहीं है, तो बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। यानी बुजुर्ग जो व्यक्ति है वो न कर सके, प्रजा का अंकुश नेता न कर सके, तो बहुत बड़ी समस्या पैदा होती है। और इसीलिए अंकुश या उसको एक मर्यादित स्थिति में रखना ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ अंकुश का मतलब अपने बातों को थोपना या उस पर हावी होने की बात नहीं है कि नहीं वो जो कहे बड़े बुजुर्ग या जो भी कहे उसी की बात को आगे चलाना, ऐसा नहीं है। अंकुश का मतलब ये है कि स्नेह और प्रेम और ममता के साथ उसे ये भी जो है छोटे लोग जो है विद्यार्थी हो, बच्चे लोग हो, अपने माता पिता के सामने जो हो, उनको इतना ध्यान हो कि हम जो कर रहे हैं और हमारे परिवार के बड़े लोग हम पर जो अंकुश कर रहे हैं वो
पहले से रखना चाहते हैं, मगर उसी में कब सामने वाला निरंकुश हो जाता है वो हमें पता नहीं चलता, और उसी निरंकुशता के कारण दोनों के बीच टकराव होती है। तो बच्चों हो या विद्यार्थी हो या प्रजा हो, उनको एक प्रकार का अंकुश देना और किस दिशा में और कितना अंकुश रखना, यदि वो पुरानी पीढ़ी के लोग या जो बुजुर्ग लोग समझ जाए तो हो सकता है कि नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच टकराव हो। और दादा महाराज तो ऐसे परिवार के सदस्य थे कि जिन्होंने केवल एक बार कहा कि मीरा के साथ ऐसा व्यवहार करना है तो उस पर कोई चर्चा भी नहीं करता, यहाँ तक उससे कोई तकरार भी नहीं करता कि नहीं हम क्यों मीरा की बात माने, मीरा को हमारी बात माननी चाहिए। तो इस प्रकार से दादा की बात को दिल से मान लेना, दादा की एक आवाज़ पर दौड़ कर आना, दादाजी के कपड़े अभी नहीं धुले हुए तो छोटी भाभी तुरंत चिंता करती है, तो ये जो बात है ये अंकुश का एक परिचय है, प्रभावशाली व्यक्तित्व का परिचय है दादा महाराज कि उन्होंने एक ऐसा वातावरण सृजित किया है कि स्नेह और प्रेम के साथ अंकुश भी रखना हर माँ बाप का ये वैसे कर्तव्य होता है। बच्चे आज जो बिगड़ जाते हैं, इस दिशा में चले जाते हैं मेट्रो सिटी में, तो ज़्यादातर माँ बाप खुद बोलते हैं कि अब मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरे बस में है ही नहीं, अब मैं क्या करूँ, वो मुझे है मेरी सुनेंगे ही नहीं। यदि बेटी या बेटा गलत कदम उठाता है तो भी माँ बाप कुछ नहीं बोल पाते। तो यहाँ निरंकुशता बच्चों में तभी आती है जब आप बचपन से उसमें इस प्रकार का वातावरण सर्जित करते